This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are going to discuss something very, very important, which is actually very, very disturbed in your life. That is your word orders, and that is actually sentence formation. अभी हमने जो सिलसिला जोड़ा था सिंटेक्स का, अल्फाजों की तरतीब, वही आपकी अभी तक चलती भी जा रही है और उसके अंदर एक और टॉपिक आ गया है सेंटेंस फॉर्मेशन. I must clear you one thing, that when you learn a language, sentence formation is one of the key role and one of the main pillar of your spoken English. If your formation is not up to the mark, people may not appreciate you. You may not score good in any English language test. So you must focus on this today's session and you must learn how to form different sentences. You generally need four things to create a sentence: subject, verb, object and adverb. जनरली आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. Subjects, everybody has an idea about subject, everybody has few ideas about an object and all obviously about verb. लेकिन आज के सेशन की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले एडवर्ब से मुलाकात करवा रहा हूं. एडवर्ब से फिलहाल हमारी मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस. हर टेंस के अंदर टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो उस टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं. हर टेंस के अंदर कुछ फैमिली वर्ड्स होते हैं, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं एडवर्ब्स, एंड दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट टेंसेस. आप लोग इस बात को आज याद कर लें कि कौन से टेंस के कौन से वर्ड्स हैं, और जब भी आप अपनी जबान से उस सेंटेंस को क्रिएट करें तो आप इन अल्फाजों को जरूर इस्तेमाल करें. इससे आपकी स्पीकिंग को अच्छा समझा जाता है, आपकी राइटिंग को अच्छा समझा जाता है. जैसे प्रेजेंट सिंपल है: डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक. आप जब प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आप इन एडवर्ब्स को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. Sir Hasib always helps us. Sarah normally calls me. I usually spend time with my family on Saturday and Sunday. She often disturbs me. We sometimes stay at our uncle's. I visit my sister's home every week. कोई भी आप एडवर्ब लगा लें, इनमें से आपको प्रेजेंट सिंपल ही लगाना पड़ेगा. ये बात याद करने वाली है, समझने वाली नहीं. यू हैव टू मेमोराइज इट, राइट. अच्छा, उसके बाद आपके पास है एट द मोमेंट, दीज डेज, राइट नाउ, नाउअडेज, नाउ. और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस वीक. ये भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करेंगे. दिस month, this week, this year. We normally use this in present progressive as well. Present perfect में आइए: recently, just, already, before, yet, so far or ever. I have recently started this session. Sir Rasif has just started his class. I have already informed them. I have met Wasim Akram before. I haven't understood your lecture yet. मुझे अब तक आपका लेक्चर समझ नहीं आया. येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस में करते हैं. सो फार का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव और क्वेश्चन में करते हैं. We have learned few things so far. Have you ever seen Sarah?
कभी आपने सारा को देखा है? नहीं सर। क्या सारा ने आपको कभी देखा है? नहीं सर। है सारा एवर सीन यू? हैव यू एवर सीन ईच अदर? क्या आपने कभी एक दूसरे को देखा है? नहीं सर। मतलब वाकई प्यार अंधा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेंस ऑफ ऑल लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंस ऑफ ऑल है, याद रखें कि ये एडवर्ब्स नहीं है। मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है, ये प्रेपोजिशन है। लेकिन मैं क्योंकि फैमिली वर्ड्स लिख रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया, लेकिन आपको बता दिया है कि ये एडवर्ब्स नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। यस्टरडे, day before yesterday, last night, last week, in childhood, they all are adverbs. टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम के बारे में आपको बता रहे हैं। फ्यूचर में जाते हैं तो टुमारो, टुनाइट और नेक्स्ट वीक। अगर ये वर्ड्स आप याद कर लें तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। वो कैसे सर? ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए बड़ी करते हैं। ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ। अगर मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए एवरी मंथ को घर भेज देता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें ये वर्ब है और बताइए मैं इसको कैसे चेंज करूं, तो अब आप कहेंगे कि सर ये दो, ही राइट्स अ लेटर भी हो सकता है, ही इज राइटिंग अ लेटर भी हो सकता है, ही वॉज राइटिंग भी हो सकता है, ही विल राइट भी हो सकता है। सर ये तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, हैंगे या नहीं है? यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर एक सेंटेंस आ जाए और उस सेंटेंस के अंदर एवरी लिखा हुआ आ जाए, तो आप बताइए अब आपके सेंटेंस में तब्दीली क्या आएगी? एडवर्ब है। सर राइट के साथ राइट्स एस कर आप सिर्फ राइट्स। एस का इजाफा कर देंगे, ही ही राइट। राइट्स अ लेटर एवरी मंथ। अच्छा, यही तब्दीली। अब आप इसी तरह से हर एडवर्ब को नोटिस करते हुए जाइए कि एडवर्ब को बदलने से एवरी मंथ लगाया तो राइट्स हो गया, लास्ट मंथ लगाया तो रोट हो गया, नेक्स्ट मंथ लगाया तो विल राइट हो गया। अगर ये मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा है कि हाँ एडवर्ब को बदलने से मेरा वर्ब बदलता है, दैट्स वेरी गुड। मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिख देता हूं। सारा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, टीच अब इसके अंदर मैंने पहला सेंटेंस लिखा, दूसरा लिखा। अब मैंने कहा इसमें तब्दीली करें, सबसे पहले एडवर्ब तो लगाइए। आप बताइए पहला आपका कहाँ चला जाएगा, पहला वाला सेंटेंस? टीचर्स। सारा सारा ऑलवेज ऑलवेज टीच टीचेस एज अस राइट। पर। सारा ऑलवेज टीचर्स अस पोलाइटली। सारा टीचर्स पोलाइटली लास्ट ईयर। Sarah taught us politely last year. सारा पोलाइटली taught लास्ट ईयर। us, सारा taught us politely last year। सारा right now। अब कहाँ जाएगा सेंटेंस? Teach us. Sarah is teaching. सारा is teaching us, very good। सारा is teaching us politely right now। right now जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का रिश्तेदार है। अब आप देखिए, सारा called me, calls me sometimes, सारा called me yesterday, सारा will call me tomorrow। एडवर्ब बदलने से वर्ब बदल रहा है। Yes, sir. अच्छा,
अब आप 3 सेंटेंसेस आपके पास फिर है। इट रेन सिंस मॉर्निंग, क्या होगा? It is raining since morning. आपके बेटा ये आपके शहर में होता होगा। इट इज रेनिंग। It has. बहुत शुक्रिया। इट हैज आगे पूरा बोल दे, खुशी होगी सर को थोड़ी Oh, सी। it has. raining since morning. It has been raining since morning. Very good. Next. It had rain tomorrow. Astaghfirullah. It will, sir, it will be rain tomorrow. It will be raining tomorrow. दोबारा सोच ले। Sir, it will have been raining tomorrow. Astaghfirullah. नकल कर लो, ऊपर से नकल कर लो। Sir, it will be raining tomorrow. Sir, नकल it will be rain tomorrow. It will rain tomorrow. ये एक खूबसूरत लड़की है पूरी क्लास में। इट विल रेन टुमारो। माजरत है, आपको लड़की का ऊपर से खूबसूरत भी कह दिया। आई एम सॉरी बेटा। इट विल रेन टुमारो। इट विल रेन टुमारो। Rain tomorrow. बी कहां से आ गया भाई? नेक्स्ट। It rains at the moment. अस्तगफिरुल्लाह। It is raining at the moment. इट इज रेनिंग एट द मोमेंट। ये याद करना पड़ेगा कि कौन से टेंस के एडवर्ब्स कौन से हैं। बताइएगा अब क्या होगा। Sir, Hasib usually teaches us twice a week. Hasib usually teaches us twice a week. Very good. जी सर यही बोला मैंने. मैंने आपको गलत नहीं कहा। माशाल्लाह। Sir Hasib is teaching us right now. Excellent. Next. Sir, Hasib Hasib already taught us Already tenses. taught us tenses. आखिरी वाला। Sir, Hasib will teach us tenses next week. आ गई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको बहुत सारे जुमलों में एडवर्ब लगाकर दे दिया जाए और आप ये याद कर लें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी? No, sir. No, sir. याद sir. रखिएगा, ये एक सपोर्टिंग लेक्चर है। मैं आने वाले वक्तों में एक ऐसी एक्सरसाइज देने वाला, ठीक है? मैंने लेकिन ये याद करने के लिए आपको एक असाइनमेंट दिया है कि ये याद कर लें कि किसके साथ कौन सा एडवर्ब है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है? दूसरा स्क्रीनशॉट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, पास्ट टेंसेस और फ्यूचर सिंपल। आगे चलते हैं। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? Is it possible to Yes. create a sentence without an adverb? हम टाइम Yes, sir. एक्सप्रेशंस को ड्रॉप कर देते हैं Yes, और हम sir. एक जुमला बनाते हैं। सोनिया प्लेस क्रिकेट। जुमला सही है या गलत है या अधूरा है? Sir, ठीक है. Completed. Sarah drank Pepsi. Is it a complete sentence or incomplete sentence? Complete sentence. It's a complete sentence. आप ये नहीं कह सकते कि it's an incomplete sentence. Adverb is not an essential part of a sentence. Adverb is not a compulsory part of a sentence. You can drop it. आप इसको drop कर सकते हैं, कोई मसला की बात नहीं है। आप subject लगाएं, verb लगाएं, object लगाएं, आपका जुमला तैयार। Subject और verb के बगैर जुमला बन सकता है? Subject और verb से जुमला object के बगैर जुमला बन सकता है? ऑब्जेक्ट के बगैर बन सकते हैं. सोच ले। Yes, No, sir. sir. Oh, I see. I understand. I understand. I understand. Birds fly. Birds fly. I know. I know. I sing. I teach.
जुमला बन गया? Yes, sir. It is possible to create a sentence without an object, without an adverb. चलो, subject के बगैर जुमला बनाते हैं. Is it possible to create a sentence without a subject? No. देख ले, स्क्रीन पे देख ले, वक्त है आपके पास. यस सर बन सकता Yes, है. sir. It is possible. बना कर दिखाइए. Don't eat right now. Don't eat heavy meals. Don't go outside. Listen to me. Don't eat. Listen to me. Subject नहीं. Work hard. Stay at home. Subject नहीं. Give me some time. Okay. Stop talking. Okay. I will give you time. If I stop talking, who will teach you? यानी कि आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है. सर देख ले, सब्जेक्ट नहीं आ रहा. हम सब्जेक्ट के बगैर जुमले क्रिएट कर रहे हैं. साइंस की एक बड़ी इजाद. आप लोगों का नाम ग्रामर बुक्स में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की कुछ महिलाओं ने ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर दिया जिसमें सब्जेक्ट नहीं था. आइए आगे चलते हैं. फिर आपके पास कुछ सेंटेंसेस आ गए. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्ब भी चला गया. हेल्प मी, कॉल हर. ईमानदारी से देखिए, दयानतदारी से देखिए, आपको हेल्प मी और कॉल हर में कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट दिख रहा है? No, sir. सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख रहा है. इसलिए जो दिखता है कभी कभार वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं. आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा. आइए खास रोशनी में आपको लेकर चलते हैं. गौर से देखिए इस सेंटेंस को. कॉल सारा. आपके सामने मेहरुन्निसा बात कर रही है, सामने आमना बैठी हुई है. आमना से कहा कॉल सारा. अब जब मेहरुन्निसा के सामने ही आमना बैठी हुई है, आमना से ये तो नहीं कहेगी तुम सारा को बुलाओ. सिर्फ क्या कह देंगी? कॉल सारा. लेकिन अगर एक खास रोशनी में देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते नहीं. तो ये कहना गलत हो सकता है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाया जा सकता है. सब्जेक्ट को इस्तेमाल किए बगैर सेंटेंस क्रिएट किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा हेल्प मी. इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट, बट इन रियलिटी सब्जेक्ट इज देयर. और वो सब्जेक्ट क्या है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन सुने. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट use subject because it is obvious. In imperative sentence, subject is usually hidden because it is obvious, because it is definite. आ रही है बात समझ? imperative sentence के अंदर हम subject का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो definite होता है, obvious होता है, छुपा हुआ होता है. वजह बता दी, obvious है, definite है. और वो subject कौन सा है? You, second person. लिसन टू मी. मेरे सामने बशीर है, मैंने बात सुनो भाई. जी साहब. लिसन टू मी, बात सुनो. जिससे मैं मुखातिब हूं, मैं वो मेरे सामने, मैं उसको यू क्यों कहूँ? यू लिसन टू मी. वैसे भी ये कहूंगा लिसन टू मी, टॉक टू मी, लुक एट मी, स्माइल. होता है ना जब आप तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं तो आप कैमरामैन कहता है लुक एट मी, स्माइल. वो ये नहीं कहता यू लुक एट मी, यू स्माइल. ऐसा तो नहीं कहते आप लोग. ये तो जब बोलते हैं जब आपको आ जाता है गुस्सा. तू बात सुन भाई. गुस्सा आता है तो आपकी जबान पे यू आता है. तो हम बात सुनो मिस्टर, तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ. यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम. तुम जो ना घर से बाहर निकलो, मेरे अब्बा ने दिया था घर. अरे मैं तो मजाक कर रहा था. कैसा लगा मेरा मजाक? यू कीप योर माउथ शट. तुम अपना मुंह बंद रखो.
You get out from my room. You listen to me. जब गुस्सा आता है तो you जबान पर आ जाता है. You shut up. You shut up. गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो you आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? याद करें, गुस्से में you आपकी जबान पर आ जाता है. Yes, sir. और जब ससुराल वाले आते हैं तो याद करें, आपकी अम्मा और आपके अब्बा की जबान पे भी you था. अरे आप लीजिए ना, आप लीजिए कुछ कबाब लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, सुबह से लगी हुई थी. तो जस्ट हैव सम कबाब्स, ऑर्डर करने में लगी हुई थी, फूड पार्टनर से मंगाए. यू जस्ट हैव सम कबाब्स. अरे आप बैठिए ना, थोड़ी देर तो और बैठिए. यू जस्ट सिट हियर. अरे आप बात तो सुनिए. यू जस्ट लिसन टू मी. अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अब आप परसुएट कर रहे हैं. परसुएट का मतलब क्या होता है? आमादा कर. सर बात तो सुने सर, प्लीज सर, बात तो सुन ले सर. अच्छा प्लीज सर, प्यारे सर, अच्छे सर. यू जस्ट लिसन टू मी. खड़े हो तुम खड़े हो. यू शट अप. गुस्सा आ गया. जब गुस्से में यू आता है, आमादा करना चाह रहे यू आता है. आप में से बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी, लड़कियां होंगी, छोटी बच्चियां भी हैं, पढ़ रही हैं, जो स्कूल के अंदर एक जुमला इस्तेमाल करती होंगी या सुनती होंगी. तुम बातें मत करो. ये जुमला आप लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बोला करते थे? तुम बातें मत करो, तुम शोर मत करो. Don't talk. नहीं, तुम भी तो लाए. You just shut up. यू इतनी खतरनाक इंग्लिश. यू जस्ट शट अप. यू जस्ट कीप योर माउथ शट. वरना मुंह तुम्हारा जो ना, ऐसे अल्फाज हम सुनते थे स्कूल के अंदर, फिर हम टीचर्स की तरबियत करते थे. ऐसे ये जबान आपको नहीं बोलनी चाहिए. यू शुड नॉट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. तू अपना मुंह बंद रख. यू तुम बातें मत करो. कैसे बोलते थे आप लोग? प्लीज बताइए मुझे, मैं आपकी गलती. Keep quiet. तुम बातें मत करो. Don't talk. You don't talk. यू डोंट टॉक. वेरी गुड. कितने लोग ये जुमला बोलते थे और रिपीट करते? यस सर. यू डोंट टॉक. यू डोंट स्टैंड अप. Can you be quiet? You don't talk. You don't shout. You don't do this. You don't go washroom. ये जुमले कॉमन थे आपकी जबान में. मान ले, शर्माए नहीं, मान ले, आप गलती मान ले आप अपनी. Yes, sir. ऐसा ही था. और सारे बर्बाद कर दिया आपने बच्चों को. ये भी आज वो भी बेचारे लैंग्वेज सेंटर में बैठे हुए. यू डोंट टॉक, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. क्यों सर? सही तो है. तुम बातें मत करो. यू डोंट टॉक. जब आप यू का इस्तेमाल करते हैं और आप नेगेटिव इंपेरेटिव बनाते हैं तो होता है डोंट यू टॉक. तुम बातें मत करो. डोंट यू टॉक. तुम चिल्लाओ मत. डोंट यू शाउट. डोंट यू गो. तुम मत जाओ. डोंट यू अब्यूज हर. तुम उसको गाली मत दो. डोंट यू अब्यूज हर. आई बात समझ? ये फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लें, ये आपकी फॉर्मेशन गलत है. डोंट यू. तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो. ये जुमला बड़ा कॉमन है इंग्लिश में. कैसे बोलते हैं आप लोग? तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो. ये सेंटेंस Don't you interfere in my matters. ये Don't interrupt me. don't you interfere. Don't you poke your nose in my matters. Don't you interfere. ये कॉमन सेंटेंस. अच्छा एक और, मुझे हाथ लगाने की दोबारा जुर्रत मत करना. हम टीवी के ड्रामे के बहुत सारे डायलॉग्स आपने ऐसे सुने होंगे. अभी Don't you dare me to touch again. Don't try to touch me. डोंट Don't you try to touch. डोंट यू डियर. डोंट यू डियर. ये सुना होगा ना आपने फॉर्मेशन. डोंट यू डियर. डोंट यू डियर टू टच मी अगेन. आई विल कट योर हेड्स. क्यों? तुम्हारा अब्बा कसाई है? यस. My brothers and my father, they all have a butcher shop. But you said you have a business. Yes, this is our business. Okay. क्या एक सेंटेंस के अंदर दो
अभी हमने देखा सब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, लेकिन हमें पता चल गया सब्जेक्ट कभी ड्रॉप नहीं हो सकता, सब्जेक्ट हमेशा अपनी जगह रहता है, वर्ब हमेशा अपनी जगह रहता है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है, एडवर्ब ड्रॉप हो जाता है, आप सब्जेक्ट और वर्ब को ड्रॉप नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखिएगा। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, कैन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस? क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दो वर्ब्स भी हो सकते हैं, दो एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये आसान सी बात है। लेकिन क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? बताइए। हो सकते हैं। सर हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऐसा पहले तो ये बताइए आप हमें। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो आपकी एक्शन को रिसीव करता है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका पहले नाम समझ लीजिए कि वो होते क्या है। उनका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। सर, अब समथिंग और समबडी से क्या मुराद है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। आप रात में सो रही थी, आवाजें आना शुरू हुई, आपको अजीब अजीब सी अपने कबर्ड के अंदर से, आपने कहा उठे, सुने, उठे, क्या हो गया भाई, सोने दो ना, सुने, somebody is in the cupboard या something is in the cupboard? Somebody is in the cupboard या something? Somebody. Some, अच्छा, आपकी अलमारी, माशाल्लाह अलमारी बहुत बड़ी होगी इनकी। समथिंग इज इन द, समथिंग। अरे चूहा समथिंग। होगा। मुझे लग रहा है चूहा बोल रहा है समथिंग इज इन द कबर्ड, क्योंकि आज अलमारी खुली रह गई थी, मुझे लग रहा है चूहा उस दौरान अंदर घुस गया, वो अंदर मेरे मेकअप कर रहा है बैठ के। समथिंग इज इन द कबर्ड है भाई। अच्छा, आपको आवाज आई छत के ऊपर से ना किसी की भारी भारी कदमों की, सुने, उठे, वेकअप, क्या है? Somebody. somebody is on the roof या something is on the roof? Somebody. somebody is on Somebody. the roof। अब अगर आप जंगल वंगल में रहती हो सकता है कोई शेर वेर आ गया हो, उसके भारी कदमों की आवाज आ रही हो, समथिंग, हो सकता है कोई वो आ गया हो, डायनासोर आ गया हो, तो समथिंग इज ऑन द रूफ। अरे बस सो जाओ भाई, होगा, चला जाएगा, तुमको क्या मसला है, मुझे डर लग रहा है, हाँ तो सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब बताइए, आई लाइक समबडी होता है या आई लाइक समथिंग होता है? सर समथिंग होगा शायद। सर बोथ। आई लाइक जेसिका। Somebody. आई लाइक I like somebody. तो ये somebody, डिपेंड करता है कि हम आई किस चीज लाइक, की बात आई लाइक चॉकलेट, समथिंग आई लाइक चॉकलेट, समबडी, समथिंग दोनों हो सकता है। आई टीच समबडी होगा या समथिंग होगा? somebody आई Teach टीच, somebody. आई टीच इंग्लिश, somebody आई टीच इंग्लिश, समथिंग, Something. आई टीच सारा, समबडी। Somebody. आई आस्क अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आस्क के बाद ये जो आप क्वेश्चन लगाया, ये somebody है या समथिंग है? ये somebody है। समथिंग। समथिंग। समथिंग है ना बेटा, क्वेश्चन somebody कैसे हो गया? आई आस्क अली, अब ये अली क्या हो गया? समबडी। अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम क्वेश्चन और अली को एक साथ इस्तेमाल कर सकें, यानी कि समथिंग और somebody को साथ इस्तेमाल करें। लेकिन जब समथिंग आता है तो अपने साथ फॉर्मूले का टू लेकर आएगा। ऊपर देखें कहीं भी टू नहीं था, आई आस्क का क्वेश्चन, आई आस्क अली, लेकिन जब आपने समथिंग को पहले रखा तो फॉर्मूले का टू लग जाएगा, आई आस्क का क्वेश्चन टू, और उसके बाद somebody अली। लेकिन अगर आप somebody को पहले ले आइए, आप somebody को पहले ले आइए, तो अब आपको टू लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, मैं अली से सवाल करता हूं, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। कौन सा सेंटेंस ज्यादा सुना है आप लोगों ने? I give a lecture to Sadia. I give a lecture to Sadia.
I gave Yes, sir. a lecture to Sadia. Both sentences are absolutely correct. Sadia somebody हो गई, lecture something हो गया, somebody something, something को पहले ले आइए तो to लगाना पड़ेगा. I gave something to somebody. अब आप मुझे बताइए, I teach अली और I teach English. इसका अब इसको सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे? अली को पहले ले आइए, इंग्लिश को बाद में ले जाइए. I teach Ali math. I teach study English. I teach Ali English. English को पहले ले- I teach I Ali teach English to English. Ali. I teach I English to teach English to Ali. I teach English to Ali. I teach Ali English. आज पहली मर्तबा सुना है ना आपने ये? आज से पहले आप लोगों ने क्या सुना था? I teach English to Ali. I teach English to Ali. यही सुना था ना आप लोगों ने? कॉमनली यही सुनते थे, I teach English to Ali. कभी ये तो Yes, sir. शायद ही सुना हो, I teach Ali Can we English. use article after Ali? हाँ, आप somebody को पहले ले आइए, something को पहले लाएंगे तो to लगाएंगे, somebody पहले आएगा तो to से बच जाएंगे आप. I teach Ali English, absolutely correct. I will. Can we say like this? I teach Ali and English. नहीं बेटा, इंग्लिश यहाँ पर वो नहीं है ना, आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रही है. आई टीच अली इंग्लिश, तो जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी आर्टिकल को लगाने की. अगर मैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, तो अब मैं इंग्लिश से पहले एन लगाऊंगा. अगर आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, नो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड. इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे तो एन इंग्लिश टीचर, एन एम ए इंग्लिश, तो फिर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज की. डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को, फिर इंग्लिश एज अ लोग भी होते हैं ना इंग्लिश. द इंग्लिश पीपल आर वेरी ट्रेडिशनल. तो अब ये एक कौम की बात कर दी मैंने, एक कबीले की बात कर दी, एक ट्राइब की बात कर दी, तो अब मैं इंग्लिश से पहले दा भी लगा सकता हूँ. डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को किस सेंस में यूज कर रहे हैं. लेकिन अभी जो आप इंग्लिश इस्तेमाल कर रही है वो क्या इस्तेमाल कर रही है? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, चले. आई विल बाय यू अ कार, सुना है कभी? ये ज्यादा सुना होगा, आई विल बाय अ कार फॉर यू. किसी ने आपको हो सकता है तारे तारे खरीदने का वादा किया हो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे खरीद के लाऊंगा. iPhone 14 खरीद लो, काफी है मेरे लिए, तारे नहीं चाहिए मुझे. आई विल बाय अ कार फॉर यू. अब इसी सेंटेंस को देखें और किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. आई विल बाय यू अ कार. आई विल बाय यू अ कार. आई विल बाय यू अ कार, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदूं. iPhone 14 तो ले दो पहले, गाड़ी बात में. गाड़ी सस्ती, आईफोन महंगा है. आई विल बाय यू अ कार. अब तो 15 आ गया भाई. अब सर एक बात समझ नहीं आ रही क्या सर? कभी आपने अब देखा, आपने यहाँ पर फॉल लगा दिया, अभी आप टू लगा रहे थे. सर हम तो गरीब लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा टू लगाएं या फॉल लगाएं? और सर ये लगाए क्यों? मतलब ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि कभी टू और कभी फोर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपके जहन में कि कौन सी आफत आ जाती है कि हम कभी टू लगाते हैं कभी फॉल लगाते हैं. लेकिन इस टू और फोर का कोई ना कोई तो है जो फैसला भी करता है. तो वो फैसला करने वाला है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. आपने शायद इसको अपनी स्कूल लाइफ में नाम जरूर सुना होगा, याद है? नाम याद है, लेकिन क्या है ये समझ, ये याद नहीं होगा. नाम याद होगा सिर्फ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. हो सकता है नाम भी भूल चुके हो, 30 साल पुरानी बात है. ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आसान अल्फाजों में बता रहा हूं, देखिएगा. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद या तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं. पुरानी डिक्शनरीज के अंदर इस तरह से बकायदा लिख कर दिया जाता था, वी एन और वी डबल एन. वी एन से मुराद होता है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, और वी डबल एन से मुराद होता है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट. सिंगल ऑब्जेक्ट वी एन, डबल ऑब्जेक्ट वी डबल एन. ये पुरानी डिक्शनरीज में लिखा हुआ होता है. लेकिन अब जो डिक्शनरीज आ रही है उसमें
ट्रांजिटिव वर्ब लिखकर दिया नहीं जाता। पूछे क्यों? पूछे क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये तादाद है, तो ये हर वर्ब के आगे मेंशन नहीं करते कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन जो चीज लिमिटेड है उसके आगे लिखकर दे देते इंट्रांजिटिव। अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी उठाकर देखें 10th एडिशन, तो आपको कहीं पर जहां पर भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब दिखेगा उसके आगे मेंशन्ड होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको ये बात समझ आ जाती है जब आप किसी वर्ब की एंट्री को पढ़ते हैं तो इसके आगे चेक कर लेते हैं कि कहीं इंट्रांजिटिव तो नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई ऐसा वर्ब तो नहीं है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना लगा सकूं। तो अब आप देखेंगे जब हम कोई भी चीज याद कर रहे होते हैं तो आपको शायद आज एक और बात समझ आई कि हम और क्या चीज देखते हैं अगर हम वर्ब याद कर रहे हैं। ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अभी आप आगे चलेंगे तो आपको ये भी बात समझ आएगी, फिर आप चेक करेंगे ये रेगुलर है, ये इररेगुलर है। फिर आप चेक करेंगे आगे और आगे बढ़ेंगे, सर ये प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है। ये चेक लगाने पड़ते हैं हमें जब हम किसी वोकैबुलरी को याद करते हैं। खासतौर पे अगर हम किसी वर्ड को याद कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमें वोकैबुलरी याद करना सिखा दें। कैसे सिखाते हैं? आप लोगों के पास चेक्स ही नहीं है वो जो चेक हम लगाते हैं जब किसी भी वर्ड को याद करते हैं। देखो ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, देखो ये प्रोग्रेसिव है, नॉन प्रोग्रेसिव है, देखो ये रेगुलर है, ये इररेगुलर है। उसके बाद फिर देखो इस वर्ब की कोई दूसरी मीनिंग्स तो नहीं है। अगर कोई ऐसा तो नहीं है दूसरी मीनिंग्स में जाकर ये अपनी वर्ब की फॉर्म को चेंज कर लेता है। बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है, फिर हम वर्ब की फॉर्म्स को चेक करते हैं, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, चल अब आपके सामने आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहली बात समझ आ रही है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो फिर क्या लेते हैं सर? आपके सामने है, ये पुरानी डिक्शनरीज में आज भी लिखा हुआ है, वी एडजेक्टिव, वी प्रेपोजिशन, वी एडवर्ब। यानी कि वी से मुराद क्या है? वर्ब। वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। और अगर सर खाली वी लिखा हो इसका मतलब है तो कंफर्म कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन आजकल मॉडर्न डिक्शनरीज के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब ही लिख कर दिया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद एक ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स भी लेते हैं। अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपने बाद फिर वो टू और फॉर की कहानी आएगी। लेकिन जिम्मेदार कौन है? देखो जिम्मेदार कौन है कि मेरे बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे या एक ऑब्जेक्ट आएगा? जिम्मेदार है वर्ब। हमें ऐसे वर्ब्स को पहले याद करना पड़ेगा जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर हमें ये याद करना पड़ेगा कि अगर ये डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसमें टू लगता है या फॉर लगता है। ये पूरा स्टेप है आपका। एक जनरल नॉलेज की बात, देखता हूं कौन मुझे इस बात का जवाब देता है। बताइए पैसिव वाइज में सबसे पहला काम हम लोग क्या किया करते थे? पैसिव वाइज में सबसे पहला काम हम लोग क्या किया करते थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट देते टू हैं ऑब्जेक्ट। सोच लो। और वर्ब को चेंज करते हैं। नहीं, पहला काम पूछा मैंने, पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं था। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब यूज को करते चेक हैं। करते थे कि वर्ब को नहीं भाई, चेक करते थे। नहीं। So जो first सब्जेक्ट टू third form of verb ऑब्जेक्ट use को होती है सब्जेक्ट करते थे, ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। सबसे पहला काम ही होता था कि yes जो sir ऑब्जेक्ट होता था उसको सब्जेक्ट बनाते थे। अब मेरा एक आपसे जनरल नॉलेज का सवाल है। आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, बताइए आप उसका पैसिव बनाएंगे? नो सर, क्यों? क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ? तो सर sir intransitive without object नहीं बनता, oh sorry passive without object नहीं बनता। और पैसिव जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा सर तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? जुमला बनेगा ही नहीं। यानी कि yes बहुत बड़ी बात सर ने आज आपको एक बता दी। जब आप पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे, पैसिव नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव इंट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस। अब देखो बेटा, ये बेसिक्स होती है। लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है। आपको अगर ये बेसिक्स आएंगी ना तो जब आप पैसिव पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी बेसिक्स का काम हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि हमने तो ये बेसिक में पढ़ लिया था, हमारा तीसरा लेक्चर था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव।
तो आप मेरी हर बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि हमारे उस्ताद ने भी हमें एक बात बताई थी, बेटा तुम ये 1 महीना बेसिक्स का जब पढ़ लोगे ना, तुम्हारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग होंगी, तुम लैंग्वेज का कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे, तुम्हें हमेशा मेरी पहले महीने की बातें याद आएंगी कि सर ने ये वाली बात फर्स्ट मंथ में हमें सिखाई थी, एंड ही वाज एब्सोल्युटली। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाएं कि आप जब आगे कभी भी लैंग्वेज को स्टडी करें तो आप कहें ये तो बात मेरी घुट्टी में मिला के सर ने पढ़ा दी थी, हमें याद है हमें। ठीक है बेटा। तो अब लेकिन एक मसला अटक गया है क्या सर, वो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू आएगा या फिर फॉर आएगा? ये मसला अगर आप हल कर दें तो शायद आज का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं, आप उस नोट्स को ओपन कीजिएगा। उस नोट्स के अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा, वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। अभी Double आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं वो शेयर भी कर देता हूँ, वही वाली पीडीएफ जो मैंने आपको से शेयर की है। फाउंडेशन लेवल नोट्स, स्पोकन इंग्लिश फाउंडेशन लेवल नोट्स। Coming on your screen. चलिए, ये वाले नोट्स आपके पास है, फाउंडेशन लेवल नोट्स रिवाइज्ड एडिशन अगस्त 2023। ये इसके अंदर आप जाते हैं आगे तो देखें आपके पास यहीं पर आपको एक फाइल मिलनी चाहिए, वरना लड़ाई हो जाएगी। ये देखिए आ गई, verbs that take double object। verbs that take double object। अब देखिए यहाँ पर जितनी बातें लिखी होंगी आपको ऐसा लगेगा कि सारी बातें सर ने खुद लिखी है, जबकि ये गोरे के अल्फाज हैं। कहता है डबल ऑब्जेक्ट्स आर वर्ब्स दैट टेक टू ऑब्जेक्ट्स, a direct and indirect, without a preposition. Normally, the indirect object is a person or group of people, and the direct object is a thing or things. I gave my sister the book. नीचे देखिए, she explained this to me. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए कोई somebody हो रहा है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई something हो रहा है। अच्छा, वो आपसे कहता है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी देता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कंप्लीट द स्ट्रक्चर इन बोर्ड एज इन द एग्जाम्पल। आई गेव सम फ्लावर्स टू माई मदर। वो आपसे कह रहे हैं कि somebody को पहले ले आइए और समथिंग को आगे ले जाइए। ऐसा कर सकते हैं आप। ही बिल्ट अ हाउस फॉर हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स को इधर ले आइए, अ हाउस को आगे ले जाइए। He built a house. He built up. He He built built his parents his a house. parents' house. He built his parents a house। A अब house. आपका अजीब सा लग रहा है, उसने अपने अम्मा अब्बा को बना दिया। जी, उसने अपने अम्मा अब्बा को ही बनाया है घर। He built a house for his parents। उसने अम्मा अब्बा के लिए घर बनाया है। He built his parents a house। I will send the report to you tomorrow। यू को इधर ले आइए, रिपोर्ट को आगे ले जाइए। I will send you report I tomorrow. will send You the report. I will send you the report। मैं तुम्हें भेजूंगा रिपोर्ट कल। Let me make some tea for you। Let me make some Let- tea for you। let me Let make me make you you tea. some tea. Let me make you some tea। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह से आपके पास कुछ रीऑर्गेनाइज द वर्ड्स हैं, इसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा।
फिर और कुछ सेंटेंसेस क्रिएट कीजिएगा, अपनी आंसर की से इसको मैच कीजिएगा। वादे के मुताबिक वो वर्ब सर ने आपको दे दिए जो अपने बाद टू लेते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। आज के सेशन का दूसरा असाइनमेंट है याद करने वाला, आप इसको याद करेंगे। अगर आपने इसको याद कर लिया जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है आई सेंड सम मनी टू यू। अब सेंड अपने बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट ले रहा है तो उसके बाद जो वर्ड प्रेपोजिशन आ रहा है वो टू आ रहा है। आई सेंड सम मनी टू यू, यू को इधर ले आइए, आई सेंड सम मनी, आई सेंड यू सम मनी। सैम ब्रॉट सम फ्लावर्स टू यू, यू को इधर ले आइए, सैम ब्रॉट यू सम फ्लावर्स, राइट। अच्छा, इसी तरह से ये सारे वर्ब्स आप याद करेंगे। ये आपके पास फॉर आ गया, ये फॉर आपके पास आ गया। कौन से वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं? कैन यू गेट अ गिफ्ट कार्ड फॉर मी, इस मी को पहले ले आए सर। कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड? जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको याद करें, जहन में बिठाइए। ये आपको स्टार्टर मिल गया है। बहुत सारे वर्ब्स आपके साथ चले गए हैं जिनके साथ टू और फॉर लगता है। कुछ ना याद होने से कुछ याद होना बेहतर है, लेकिन याद करना है आपको, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको जब आप, मैंने आपसे कहा ना रिवीजन किया करें। रिवीजन शुड बी एवरी डे। इफ यू रिवाइज एवरी डे, आई एम श्योर दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए, देखें एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की, इसको फॉलो कीजिएगा, रीड कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा सर आपसे बात कर रहे हैं। ये मुझे एक किताब बड़ी अच्छी लगती है, इस किताब का एक सफा मैंने यहाँ पर चिपकाया हुआ है, इंग्लिश फॉर एवरीवन इस किताब का नाम है, नीचे रेफरेंस दिया हुआ है मैंने। अब आप इसमें देखें, आप अगर कुछ रीड करते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है। शी लेंड सम मनी टू हर सन, ऊपर देखें लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर अगर आप इसको इधर कर सकते हैं, उसको उधर कर सकते हैं। देखें शी लेंड हर सन सम मनी, तो नीचे देखें वो लिखा हुआ है द preposition इज ड्रॉप्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिवर्स्ड। तो जब आप इसको पूरा रीड करेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड। आ गई बात समझ? आज क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा आज? Very interesting lecture पढ़ा आज। आज हमने Adverb, आज हमने पढ़ा, जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास चार चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। सर ने सबसे पहली बात याद करने के लिए हमसे कही कि आप एडवर्ब्स को याद करें, ये कौन सा टेंस कौन से एडवर्ब्स लेता है। जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस से ताल्लुक रखते हैं, मैं बता दूं कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल आपकी राइटिंग में कंपलसरी है, लाजमी इस्तेमाल करें, वरना ऐसा ही होगा कि आपने दाल बगैर भगार के और हलीम बगैर हरे मसाले के खा ली, मजा नहीं आएगा, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर हमने बात करी वी कैन ड्रॉप एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, हम एडवर्ब को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर हमें एक बात समझ आई कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन हमें पता चला कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट होता वहां पे भी है। तो कंक्लूजन ये निकली कि सब्जेक्ट के बगैर कभी जुमला नहीं बनता, ठीक है। फिर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स का नाम सर ने हमें क्लियर किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने हमें टू और फॉर के हवाले से बताई कि टू और फॉर इसमें लगता है, टू कब लगता है, फॉर कब लगता है, इसके लिए बाकायदा वर्ब्स की लिस्ट दी, उसको हमें याद करना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी बताया कि इन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स और एक ऑब्जेक्ट आने की वजह जो होता है वो वर्ब होता है। वर्ब फैसला करता है कि मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे या कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जिन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता उन वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। और आखिरी बात, ऐसा भी मुमकिन है कि एक ऐसा एडवर्ब जो है तो ट्रांजिटिव, लेकिन वो कभी कभार इनट्रांजिटिव भी हो जाता है, जैसे आई ओपन द डोर। जब मैंने ये कहा आई ओपन द डोर, तो ये ट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं द डोर। लेकिन अगर मैं कहूं द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है और वो अंदर आता है,
द डोर ओपन्स, तो यहाँ पर ये अब जो ट्रांजिटिव वर्ब था वो इनट्रांजिटिव हो गया, तो ये बात भी बता दी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। सर अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं? अगली क्लास का एक बहुत माइनर सा टॉपिक है, वो है प्रोनाउन फैमिली, जिसको फिलहाल मैं स्किप करके एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पे शिफ्ट हो रहा हूं, और वो है कौन सा? Be is a statement. आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि दिस लेक्चर एक्चुअली हेल्प्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश। यहां से जो आपका, समझ ले, जो आपका दिल है ना, उसकी फॉर्मेशन होती है, आपका हार्ट बनता है। ये वर्ब के बगैर लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। तो कल का जो सेशन होगा दैट्स गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ से मैं आपको टेंसेस की फॉर्मेशन, मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन और कुछ टेंसेस और मॉडल्स की फॉर्मेशन, और हल्का सा मैं टच दे दूंगा कंडीशनल्स की फॉर्मेशन। तो वैसे दो मेरा जो मेन टारगेट होता है वो टेंसेस और मॉडल्स की फॉर्मेशन। ठीक है, so don't skip tomorrow's lecture. See you tomorrow, same timing, same channel, same ID and same password. Assalamu alaikum.